वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज सिग्नल एंड सिस्टम में हम स्टडी करेंगे इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म यूजिंग कॉन्टूर इंटीग्रेशन एंड रेसिड्यू थ्योरम। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू कैलकुलेट इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म यूजिंग कॉन्टूर इंटीग्रेशन रेसिड्यू थ्योरम। अगर मैं इस टॉपिक की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस की बात करूं, सो इस टॉपिक से आप शॉर्ट टाइप के, लॉन्ग टाइप के एंड ऑब्जेक्टिव टाइप के बोथ थ्योरिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक्सपेक्ट करते हैं। और अगर मैं इस टॉपिक की अदर सब्जेक्ट्स में इंपॉर्टेंस की बात करूं, तो इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा जब आप डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग डीएसपी स्टडी करेंगे। और साथ ही साथ सिग्नल एंड सिस्टम में भी इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा जब भी आपको एक्सएन चाहिए होगा और आपको डिस्क्रीट डोमेन में ट्रांसफर फंक्शन गिवन होगा। सो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो कॉन्टूर इंटीग्रेशन ये क्या होता है और साथ ही साथ रेसिड्यू थ्योरम ये भी क्या होता है, और इन दोनों चीजों को हम कैसे यूज कर सकते हैं इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म के कैलकुलेशन में। सो कॉन्टूर इंटीग्रेशन, सबसे पहले हम ये स्टडी करते हैं व्हाट इज कॉन्टूर इंटीग्रेशन। सो बेसिकली कॉन्टूर इंटीग्रेशन के थ्रू आप एक्सएन कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपको एक्सजेड गिवन हो। तो यहां पर सपोज करिए एक्सएन हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है और आपको एक्सजेड दैट मींस एक्सएन का जेड ट्रांसफॉर्म गिवन है। तो यहां पर जो फॉर्मूला होता है एक्सएन के कैलकुलेशन का वो होता है 1/2πj क्लोज इंटीग्रल, मींस यहां पर कॉन्टूर इंटीग्रेशन इसे बोलते हैं। ठीक है, जो भी आपका कर्व रहेगा क्लोज कर्व होना चाहिए वो। ठीक है, तो यहां पर ये आपने साइन शो कर दिया कॉन्टूर का, क्लोज इंटीग्रल का। देन इनसाइड होता है आपका एक्सजेड z की पावर n-1 dz। तो ये बेसिकली आपका शो करता है कॉन्टूर इंटीग्रेशन। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं कॉन्टूर इंटीग्रेशन से हम अचीव क्या करेंगे, सो हम यहां से अचीव करेंगे इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। क्लियर? सो इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म के लिए हम कॉन्टूर इंटीग्रेशन यहां पर यूज करेंगे। बट यहां पर कॉन्टूर इंटीग्रेशन आप सॉल्व कैसे करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए रेसिड्यू थ्योरम। तो बेसिकली अब रेसिड्यू थ्योरम हमारा क्या होता है, देखिए रेसिड्यू थ्योरम में आप यहां पर कैलकुलेशन करते हैं रेसिड्यू का अलग अलग पोल के रेस्पेक्ट में, लेकिन आपको वही पोल लेने होते हैं जो कि इस क्लोज कॉन्टूर के, ये यहां जो हमने कॉन्टूर शो किया है इस कॉन्टूर के इनसाइड हो। सो बेसिकली अगर मैं यहां पर बोलूं रेसिड्यू थ्योरम, तो आपका जो एक्सएन है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस थ्योरम। सो एक्सएन होगा क्या, जो एक्सएन हमने यहां लिखा है कॉन्टूर इंटीग्रेशन के थ्रू, इसका जो सॉल्यूशन है एक्चुअल में वो होता है रेसिड्यू ऑफ एक्स जेड जेड की पावर n-1। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा हमारे लिए कि आपको पोल्स रेसिड्यू निकालते समय पोल्स वही कंसीडर करने हैं जो कि आपके कॉन्टूर के या क्लोज कर्व के इनसाइड हो। बेसिकली क्लोज कर्व हमारा क्या है, सी। ठीक है, तो पोल्स आपको वो लेने हैं जो आपके इनसाइड सी हो। ठीक है, ये आपको पॉइंट हमेशा माइंड में रखना है। क्लियर? सो पोल शुड बी इनसाइड सी। तो यहां पर अगर हम इन दोनों कॉन्टूर इंटीग्रेशन एंड रेसिड्यू थ्योरम दोनों कंसेप्ट को अगर मर्ज कर दें तो हम यहां पर कैलकुलेट कर पाएंगे एक्सएन। सो बेसिकली ये जो आपका रेसिड्यू एक्सजेड जेड की पावर n-1 है ये बिल्कुल इक्वल है आपका जो आपने यहां पर इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लिखा है। तो यहां पर हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेंगे और इन फॉर्मूले का यूज हम अंडरस्टैंड करेंगे। सो बेसिकली एक एग्जांपल हम यहां पर ले लेते हैं। इस एग्जांपल में सपोज करिए आपको एक एक्सजेड गिवन है, एक्सजेड इज इक्वल टू 1/1 - a z इनवर्स, और आपको साथ ही साथ आरओसी गिवन है, मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ a। मॉड ऑफ a मैंने इसलिए लिया है ये शो करने के लिए कि a आपका क्या है, पॉजिटिव है। और वैसे भी आपको याद होना चाहिए कि जो भी पोल होते हैं यहां पर जेड ट्रांसफॉर्म में वो रेडियस को शो करते हैं, और रेडियस ऑलवेज क्या होती है, हमारी पॉजिटिव होती है। नाउ यहां पर ये जो आपको आरओसी दी है मॉड ऑफ z ग्रेटर देन मॉड ऑफ a, आपको इसे ट्रीट करना है कॉन्टूर के फॉर्म में। बेसिकली मॉड ऑफ z ग्रेटर देन आपको दिया हुआ है मॉड ऑफ a। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है यहां पर कि मॉड ऑफ a
या जो आपका ए है, ठीक है, वो आपका इंक्लूड यहां पर हो जाएगा, और जो भी आपका ए से अगर छोटा वैल्यू आता है तो वो भी आपका इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो मॉड ऑफ जेड है वो आपका बड़ा है ए से। आरओसी का कंसेप्ट बिल्कुल अलग होता है, ठीक है ना। आरओसी में आप अगर आरओसी में लिखते हैं जेड ग्रेटर देन ए, तो आप कौन सा एरिया लेते हैं, जो कि ए के बाहर वाला होता है। लेकिन यहां पर आपको क्या शो करना है, या यहां पर कॉन्टूर कैसे यूज करना है, आपको लिखा है मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए। दैट मींस जो आपकी जेड की वैल्यू है, मॉड ऑफ जेड की वैल्यू वो ग्रेटर देन है मॉड ऑफ ए, तो उससे जो छोटी वैल्यूज होंगी या उसके इक्वल वैल्यूज होंगी वो सारी आप यूज कर सकते हैं रेसिड्यू के कैलकुलेशन के टाइम पे। तो अगर मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए है, तो यहां पर आप जीरो वाली वैल्यू भी यूज कर सकते हैं या ए वाली वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, और जीरो से ए तक जितनी वैल्यू होंगी सारी आप यूज कर सकते हैं। तो हम यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, xn इज इक्वल टू 1/2πj क्लोज इंटीग्रल, और यहां पर xz हमारा क्या है 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स, देन z की पावर n माइनस 1 dz, ठीक है। तो इसे अगर मैं थोड़ा और सॉल्व कर लू यहां पर, सो 1/2πj क्लोज इंटीग्रल, देखिए जो z इनवर्स है अगर मैं ऊपर नीचे z से मल्टीप्लाई कर दूं तो z इनवर्स इंटू z कैंसल हो जाएगा। तो यहां पर देखिए z माइनस ए इंटू z की पावर n माइनस 1 dz। नाउ यहां पर आप देख सकते हैं 1/2πj क्लोज इंटीग्रल। नाउ z इंटू z की पावर n माइनस 1, z की पावर n माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, z की पावर n डिवाइडेड बाय z, तो z कैंसल हो जाएगा आपका, तो यहां पर बचेगा z की पावर n डिवाइडेड बाय z माइनस a dz। सो बेसिकली ये जो आपका टर्म बचा है इनसाइड द इंटीग्रेशन, इसे अगर मैं कंपेयर करूं अपने फॉर्मूले से, तो ये आपका जो टर्म है बेसिकली क्या है, xz इंटू जेड की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो यहां पर आपको मिल गया है xz इंटू जेड की पावर n माइनस 1, ये है का z की पावर n z माइनस a। तो यहां पर इंपॉर्टेंट थिंग क्या होगी, अब देखिए मैंने आपको क्या बोला, जो आपको xn कैलकुलेट करना है वो आपको वाया इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, कॉन्टूर इंटीग्रेशन। लेकिन कॉन्टूर इंटीग्रेशन आप सॉल्व कैसे करते हैं, यूजिंग रेसिड्यू थ्योरम। सो बेसिकली रेसिड्यू थ्योरम अगर हम देखें वापस से, तो रेसिड्यू थ्योरम हमारा क्या है, xn इज इक्वल टू रेसिड्यू ऑफ xz z की पावर n माइनस 1, बट कंडीशन क्या लिखी है हमने कि पोल्स इनसाइड C होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप C कैसे डिफाइंड है, मॉड ऑफ Z ग्रेटर देन मॉड ऑफ A, ठीक है। तो जो पोल है आपके वो A या A से छोटे हो सकते हैं। तो आप देखिए यहां पर जो आपने xz इंटू जेड की पावर n माइनस 1 लिखा है, अब आपका जो xn होगा वो क्या हो जाएगा, रेसिड्यू देन z की पावर n अपॉन z माइनस a। ये आपको रेसिड्यूज अब कैलकुलेट करने हैं। तो यहां पर देखिए मैं इस क्वेश्चन को प्रॉपर थ्योरिकल वे में आपको क्लियर कराने की कोशिश करूंगा, पूरा कंसेप्ट आपको दूंगा यहां पर, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे इस कॉन्टूर इंटीग्रेशन पर। तो यहां पर मैं केसेस बना के चलूंगा। तो देखिए केस वन हम ये ले रहे हैं कि जो आपका n है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देखिए इस केस को लेने से फायदा क्या है, देखिए अगर आपका n लेस देन 0 होता है मान लीजिए, तो ये जो न्यूमरेटर में आपका z की पावर n लिखा है, ठीक है, मान लीजिए n जो है वो माइनस 1 है, ठीक है, तो z की पावर माइनस 1 होगा तो वो क्या बन जाएगा 1 बाय z, मतलब वो भी एक पोल हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में होते हैं वो पोल होते हैं। अब मान लीजिए n है माइनस 2, तो z की पावर माइनस 2 हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा 1 बाई जेड स्क्वायर, वो भी एक पोल हो जाएगा। लेकिन अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मान लीजिए अगर n 1 है, तो ये क्या होगा, न्यूमरेटर वाला पार्ट आपका z की पावर 1, तो वो न्यूमरेटर में ही रहेगा, दैट मीन्स वो 0 रहेगा, दैट मीन्स वो रेसिड्यू के कैलकुलेशन के टाइम पे इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि आपको रेसिड्यू के कैलकुलेशन के टाइम पे पोल पर नजर रखनी होती है, 0 पर नहीं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो इसलिए मैं केसेस इस तरीके से ले रहा हूं कि आपका जो ये न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो कब पोल बनेगा कब पोल नहीं बनेगा। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या लिया है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
तो अब यहां ध्यान से देखिए, इसका मतलब सिर्फ एक ही पोल है, Z इक्वल टू A। क्लियर? जो आपका डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है। तो यहां पर आप कैलकुलेट जब करेंगे केस 1 के लिए रेसिड्यू, तो रेसिड्यू की वैल्यू हमारी कितनी आती है, या रेसिड्यू हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ऑलरेडी हम बहुत बार लर्न कर चुके हैं रेसिड्यू का कैलकुलेशन। तो आप क्या करेंगे, आप Z माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, और जिसका भी रेसिड्यू आपको कैलकुलेट करना है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 भी दे सकते हैं। तो ये जो रेसिड्यू आपको कैलकुलेट करना है वो करना है Z की पावर n अपॉन Z माइनस ए का। ठीक है, तो आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर। देन आप क्या करेंगे, लिमिट यहां पर पुट करेंगे Z टेंस टू A। ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो पोल आपका क्या है, Z इक्वल टू A है, तो जो भी पोल होगा वही आपको लेनी है लिमिट, तो Z टेंस टू A। नाउ यहां पर अब आपका जो रेसिड्यू है वो एक्चुअल में है क्या, वही तो xn है, तो आपका यहां पर xn आ जाएगा। देखिए Z माइनस ए कैंसल। देन जैसे ही आप Z की पावर n में Z की वैल्यू a पुट करेंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, a की पावर n। क्लियर अच्छे से? तो इस तरीके से आप केस 1 दैट इज n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए xn का कैलकुलेशन कर सकते हैं। नाउ केस 2 में सपोज करिए अब n लेस देन 0 है, तो n अगर लेस देन 0 है तो जैसा मैंने आपको पहले बोला इक्वेशन नंबर 1 में जो न्यूमरेटर है, ठीक है, वो अब आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जिसके कारण से आपके पोल्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। पहले सिर्फ पोल्स कितना था, या पहले आपके पोल थे Z इक्वल टू A। नाउ अब आपके पोल्स क्या क्या हो जाएंगे, एक पोल ओरिजिन पर आ जाएगा अगर आप n की वैल्यू -1 लेते हैं, दो पोल ओरिजिन पर आ जाएंगे अगर n की वैल्यू -2 लेते हैं, Z स्क्वायर, n की वैल्यू -3 लेंगे तो Z क्यूब, तीन पोल ओरिजिन पर, Z माइनस ए तो रहेगा ही, तो ये आपके एक्स्ट्रा पोल्स बनते चले जाएंगे, तो हमें अब उनका भी एनालिसिस करना होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब हम n लेस देन 0 के लिए कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे सपोज करिए कि अगर मैं यहां पर ले लूं n इक्वल टू -1, ठीक है, ये मेरा एक केस है, तो n इक्वल टू -1 के लिए अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो देखिए क्या हो जाएगा, आपको रेसिड्यू जो निकालना होगा वो किसका निकालना होगा, वो आपको निकालना होगा Z माइनस ए के रेस्पेक्ट में और Z के रेस्पेक्ट में। बेसिकली आपका टर्म क्या होगा, बेसिकली आपका टर्म यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन Z इंटू Z माइनस ए। क्लियर अच्छे से? आप देख सकते हैं यहां पर Z की पावर n है इक्वेशन नंबर 1 में, तो जैसे ही आप -1 पुट करेंगे Z आपका नीचे आ जाएगा। तो यहां पर अब जो हमें रेसिड्यू निकालना है, या जो हमें अब xn निकालना है, ठीक है, बेसिकली रेसिड्यू निकालने के लिए अब आप कर क्या सकते हैं, ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हैं रेसिड्यू ऑफ 1 अपॉन Z माइनस ए, ये हमारा xn है, ये हमारा रेसिड्यू का फाइनल आंसर है। तो अब आपको करना क्या होगा, चूंकि आपके दो अलग अलग पोल हैं, तो आपको दोनों के लिए अलग अलग निकालना होगा, जैसे हमने इनवर्स लाप्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो आप देखिए यहां पर जैसे ही आप Z के लिए निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहां पर आप सबसे पहले Z से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और xz इंटू Z की पावर n-1 जो आपका टर्म है वो आप एज इट इज लिख लेंगे, जो है Z की पावर n अपॉन Z माइनस ए इक्वेशन नंबर 1 से। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, Z इंटू Z की पावर n अपॉन Z माइनस ए, और साथ ही साथ यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है अब आपके लिए, कि जो Z की पावर n आप लिख रहे हैं, अब आप देखिए उस एग्जांपल में आपने n की वैल्यू क्या ली है, -1, तो अब आप क्या करेंगे, यहां पर इस Z को या Z की पावर n को -1 पुट करने के बाद नीचे लिख देंगे डिनोमिनेटर में। क्लियर अच्छे से? आप ऊपर से Z की पावर n ही लिखिए, लेकिन आप एग्जांपल क्या ले रहे हैं, n की वैल्यू -1, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर दीजिए। नाउ इसके बाद अब आपको क्या करना होगा, यहां पर लिमिट, देखिए अब आप निकालना चाह रहे हैं Z के लिए, तो Z के लिए Z इक्वल टू क्या है, 0 है, ओरिजिन पर आपका पोल है, तो आप क्या करेंगे, लिमिट Z टेंस टू 0। क्लियर? प्लस यहां पर चूंकि दो पोल हैं, एक पोल है Z और एक पोल है Z माइनस ए, दैट मीन Z इक्वल टू A, तो एक पोल है आपका Z इक्वल टू 0, दूसरा पोल है Z इक्वल टू A, तो हमने Z इक्वल टू 0 के लिए तो लिख लिया, अब हमें किसके लिखना होगा, Z इक्वल टू A के लिए, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, Z माइनस ए से,
देन 1 अपॉन z इंटू जेड माइनस ए, और लिमिट जो होगी आपकी वो हो जाएगी z टेंस टू a। क्लियर अच्छे से? तो यहां पर अगर आप xn अब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए z कैंसल, z माइनस a कैंसल। एक्चुअल में आप z या z माइनस a से मल्टीप्लाई ही क्यों करते हैं? ताकि वो कैंसल हो जाए, अदरवाइज आपका आंसर 0 या a पुट करने पर इंफिनिटी आ जाएगा। तो ये तो ऑलवेज कैंसल होने ही है जब भी आप रेसिड्यू निकालेंगे। तो नाउ जैसे ही आप यहां पर z की वैल्यू 0 पुट करेंगे फर्स्ट टर्म में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? -1/a। और जैसे ही आप z की वैल्यू a पुट करेंगे सेकेंड टर्म में, तो आपका आंसर हो जाएगा +1/a। तो ओवरऑल आंसर आपका 0 आ जाएगा। किस पे? ये कौन सा एक्शन है हमारा? जब आपने n की वैल्यू क्या ली है? -1। ये पॉइंट भी आपको माइंड में रखना होगा। ये एग्जांपल आपने n की वैल्यू -1 के लिए सॉल्व किया। नाउ अब अगर मैं एक और एग्जांपल यहां पर कंसीडर करूं n की वैल्यू -2 के लिए, तो यहां पर अब आप देखिए n की वैल्यू -2 के लिए सेम कंसेप्ट होने जा रहा है, लेकिन अब जो आपको एक्शन निकालना होगा वो क्या होगा? रेसिड्यू 1 अपॉन z स्क्वायर z माइनस ए। ठीक है, तो यहां पर अब आपका z स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए हमने लाप्लास पे भी स्टडी कर रखा है ये कंसेप्ट कि जब भी आप रेसिड्यू निकालें, ठीक है, और अगर एक लोकेशन पर एक से ज्यादा पोल्स हों, जैसे यहां पर है ओरिजिन पर 2 पोल है, z स्क्वायर है, तो फिर जो फॉर्मूला है उसमें आपको डिफरेंशिएशन भी कर लेना पड़ता है और साथ ही साथ फैक्टोरियल भी यूज करना पड़ता है। तो अब आप देखिए यहां पर क्या हो जाएगा। देखिए z माइनस ए के लिए जो आप कैलकुलेशन करेंगे वो तो बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन जो z स्क्वायर के लिए करेंगे वो आपका थोड़ा सा चेंज होगा। तो यहां पर मैं पहले ओवरऑल फॉर्मूला लिखूंगा, फिर मैं वैल्यू जो है जो 2 है उसका यूज करूंगा। z स्क्वायर, z की पावर क्या है? 2। तो आप देखिए एक्सन क्या हो जाएगा यहां पर, अगर मैं 1/z स्क्वायर के लिए लिखना चाहता हूं पहले, तो ओवरऑल फॉर्मूला क्या होगा या जनरलाइज फॉर्मूला क्या होगा? देखिए यहां पर आप z की पावर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? z की पावर k से। ठीक है, यहां पर मैं लेके चल रहा हूं z की पावर k, नंबर ऑफ पोल्स एट वन लोकेशन। क्लियर? तो इसके बाद आपका जो xz इंटू जेड की पावर n-1 है, बेसिकली 1 अपॉन z की पावर k, और मैं इसे z माइनस ए ही ले रहा हूं जो दूसरा पोल है। ठीक है, नाउ इसके बाद आपको क्या करना होता है? लिमिट में तो आपको पुट करना होता है z टेंस टू 0, जो भी आपकी पोल की यहां पर वैल्यू है। बेसिकली हम 0 ओरिजिन वाले पोल के लिए देख रहे हैं सारा एनालिसिस। नाउ अब आपको क्या करना होता है? अब आपको यहां पर डिफरेंशिएशन करना होता है। तो जो आपका डिफरेंशिएशन यहां पर होगा, आप देखिए d बाय डी जेड k-1, तो k-1, और ये भी आपका क्या हो जाएगा? k-1। ठीक है, तो इतनी बार आपको डिफरेंशिएशन करना होगा। उसके बाद क्या करना होगा? उसके बाद आपको पूरे आंसर को 1 अपॉन फैक्टोरियल k-1 से डिवाइड करना होगा। क्लियर? तो ये आपका पूरा ओवरऑल कंसेप्ट होता है यहां पर कैलकुलेशन का, जब भी आपके एक लोकेशन पर एक से ज्यादा पोल हो। ठीक है, नाउ जो प्लस में है आपका, जो दूसरा आपका पोल है z माइनस ए वाला, उसके लिए कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा। यहां पर आपको क्या लेना होगा? आपको सबसे पहले यहां पर z माइनस ए से मल्टीप्लाई करना होगा, जो बिल्कुल सेम है। उसके बाद आपको xz इंटू z की पावर n माइनस ए की जो वैल्यू है 1 अपॉन z स्क्वायर z माइनस ए, वो पुट करनी होगी। और उसके बाद जो मेन थिंग है आपके लिए, लिमिट। लिमिट आप क्या रखेंगे? z टेंस टू a। क्लियर अच्छे से? नाउ यहां पर एक्शन के कैलकुलेशन के लिए अब हमें पता ही है कि हमारा जो ओरिजिन पर पोल था वो कितना था? 2। तो यहां पर हम k की वैल्यू क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। तो k की वैल्यू जैसे ही आप 2 रखोगे 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 ही हो जाएगा, तो फैक्टोरियल का यहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा हमें। नाउ जो डिफरेंशिएशन है k-1 टाइम, दैट मींस k2 है तो 2 - 1 1 टाइम, तो बेसिकली आपका एक ही बार डिफरेंशिएशन होगा d बाई डी जेड। नाउ यहां पर अगर आप देखें इनसाइड ब्रैकेट के अंदर अगर आप देखें तो z स्क्वायर 1 अपॉन z स्क्वायर z माइनस ए, एंड लिमिट क्या है आपकी? z टेंस टू 0।
नाउ जो सेकेंड टर्म है आपका वो डायरेक्टली अब सॉल्व हो जाएगा, z माइनस ए कैंसल, और 1 अपॉन जेड स्क्वायर में जब आप लिमिट z टेंस टू a पुट करेंगे तो आंसर क्या होगा 1 अपॉन ए स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट अगर आप देखेंगे अब z स्क्वायर भी यहां कैंसिल हो जाएगा। अब अगर आप यहां पर 1 अपॉन जेड माइनस ए का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आंसर आएगा आपका, देखिए 1 अपॉन जेड माइनस ए, दैट मीन्स z माइनस ए की पावर -1। आप लिख लीजिए दोबारा से इसे, यहां पर कितना हो जाएगा z माइनस ए की पावर -1। तो इसका अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो ये कितना हो जाएगा हमारा -1 z माइनस ए की पावर -2। ठीक है, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। एंड उसके बाद हमें पुट क्या करना होगा, लिमिट z टेंस टू 0 प्लस 1 बाय ए स्क्वायर। नाउ यहां पर जैसे ही आप z की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये 0 होने के बाद आपका कितना बचेगा, a की पावर -2, दैट मीन्स 1 अपॉन ए का स्क्वायर, और सामने आपका साइन क्या है माइनस, तो कितना बच जाएगा -1 अपॉन ए स्क्वायर, और साथ में जो सेकंड टर्म है वो कितना है +1 अपॉन ए स्क्वायर। तो ओवरऑल आंसर आपका फिर से क्या आ गया, 0 आ गया। तो अगर आप ध्यान से इस पॉइंट को देखेंगे तो जो हमने केस 2 लिया है, केस 2 में आप देखिए n की वैल्यू जब हमने -1 देखा तब भी आंसर 0 आया, मींस n लेस देन 0 पर, और साथ ही साथ जब हमने n की वैल्यू -2 लिया तब भी आपका आंसर क्या आया, 0 आया। देखिए इसके साथ ही साथ अब आप कंक्लूड कर सकते हैं कि n की नेगेटिव वैल्यू के लिए आंसर क्या आएगा आपका, 0 ही आएगा। आप चाहें तो n इक्वल टू -3 -4 इस तरीके से और चेक कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर आप 2 स्टेप भी शॉ कर देंगे तो आंसर आप जनरलाइज फॉर्म में फिर लिख सकते हैं कि n लेस देन 0 पर आपका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्लियर अच्छे से? तो जो केस 2 का कंक्लूजन हमारा निकल कर आएगा वो आ जाएगा xn इक्वल टू 0 फॉर n लेस देन 0। क्लियर? सो अब अगर मैं ओवरऑल दोनों केसेस को मर्ज करके आंसर लिखने की कोशिश करूं तो देखिए केस 1 में हमारा आंसर आया था xn इक्वल टू a की पावर n। केस 1 हमारा क्या था, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। केस 2 में हमारा आंसर क्या आया, xn इक्वल टू 0 फॉर n लेस देन 0। तो जो जनरलाइज आंसर आपका हो जाएगा वो आप क्या लिख सकते हैं, आप xn इज इक्वल टू a की पावर n फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 फॉर n लेस देन 0। और इस आंसर को भी आप एक स्टेप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑलरेडी हमने बहुत बार पढ़ रखा है। इसे आप लिख सकते हैं xn इज इक्वल टू a की पावर n un। ये क्या शो करता है आपका कि un हमें पता है कि पॉजिटिव साइड में क्या वैल्यू होती है, un की 1 होती है, स्टेप सिग्नल। तो ऑब्वियस सी बात है जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आप लेंगे तो un की वैल्यू क्या होगी, 1। तो आपका आंसर क्या आएगा, an, जो कि हमें ऑलरेडी मिला हुआ है। और un की वैल्यू नेगेटिव साइड में क्या होती है, 0। तो जैसे ही आप n लेस देन 0 लेंगे तो an इंटू 0 आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं कॉन्टूर इंटीग्रेशन एंड रेसिड्यू थ्योरम का यूज करके। सो यहां पर कॉन्टूर इंटीग्रेशन और रेसिड्यू थ्योरम जो हमने स्टडी किया है ये दोनों ही एक साथ ही यूज किए जा सकते हैं, आप इन्हें सेपरेट यूज नहीं कर सकते इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए। सो बेसिकली ये दोनों एक ही टॉपिक है। सो आपको अगर इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है तो आपको दोनों जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से आने चाहिए। सो आई होप आपको ये दोनों कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और साथ ही साथ जो हमने एग्जांपल देखा केसेस बाय केसेस वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो बेसिकली आज हमने कॉन्टूर इंटीग्रेशन स्टडी किया और साथ ही साथ हमने रेसिड्यू थ्योरम स्टडी किया। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक। फिर दोनों कंसेप्ट को हमने मर्ज करके ये देखा कि कैसे हम इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं इन दोनों कंसेप्ट का यूज करके। नाउ उसके बाद हमने एक एग्जांपल लिया, उस एग्जांपल में हमने डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनाए, डिफरेंट डिफरेंट एन की वैल्यू पर कैलकुलेशन किया, और लास्ट में हमने कंक्लूड कर दिया कि हमारा आंसर क्या होगा, एक्सएन की वैल्यू हमारी क्या होगी। सो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे। नाउ यू विल डू अ समरी क्विज, देन वी विल रिव्यू इट।
तो आई होप आपको ये फॉलोइंग लर्निंग आउटकम्स अचीव हो गए होंगे। जैसा कि हमने स्टडी किया, कैलकुलेट इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म यूजिंग कॉन्टूर इंटीग्रेशन, कैलकुलेट इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म यूजिंग रेसिड्यू थ्योरम। तो जैसा मैंने आपको स्टडी कराते टाइम बताया कि दोनों एक ही कंसेप्ट हैं, आपको दोनों के दोनों कंसेप्ट यूज करने पड़ेंगे अगर आप इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो कॉन्टूर इंटीग्रेशन जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, आपको कॉन्टूर की अंडरस्टैंडिंग करनी है कि कॉन्टूर होता क्या है, क्लोज कर्व आपका क्या है। बेसिकली आपको यूज करना होता है रेसिड्यू थ्योरम। रेसिड्यू थ्योरम आपको इस तरीके से यूज करना होता है, आपको इस तरीके से रेसिड्यू निकालने होते हैं कि कौन कौन से पोल आपके कॉन्टूर के अंदर हैं और कौन कौन से पोल आपके आउटसाइड है। ठीक है, सो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। Now you look at the feedback exercise for each of these LOs and provide any other suggestion that you have.